हेलो एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में आपने मधुमक्खी पालन एपीकल्चर का पार्ट 1 व्यू किया होगा। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी खामियों या कमियों या कह सकते हो आपकी ड्रॉबैक्स की वजह से कैसे मधुमक्खी पालन जो कि प्राचीन विधियों द्वारा किया जाता था वो कैसे आधुनिक वैज्ञानिक विधि में बदल गया। और इस विधि में मधुमक्खी को कृत्रिम तरीके से पाला जाता है और मधु को या शहद को इकट्ठा किया जाता है। इसे ही मधुमक्खी पालन कहते हैं। आप स्क्रीन पर एक कमर्शियल आर्टिफिशियल बी हाइव देख रहे हैं। इसमें अनेक चौकोर बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बॉक्स हैं इनमें दो बॉक्स मेन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ा बॉक्स जो है वो आपको ब्रूड चैम्बर दिख रहा है और फिर उसके ऊपर क्वीन एक्सक्लूडर लगा हुआ है और उसके ऊपर सुपर चैम्बर है। ये ही मेन है। इस ब्रूड चैम्बर को स्टैंड पे रखा हुआ है और ज़मीन पर रखा हुआ है और सुपर चैम्बर के ऊपर जो है क्राउन बोर्ड एंड रूफ है। तो ये रूफ जो है इसको सर्दी गर्मी बरसात से इस छत्ते की रक्षा करती है। अब सुपर चैम्बर में बीज को रखते हैं और ब्रूड चैम्बर में एग्स को रखते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले हम लेंगे ब्रूड चैम्बर। तो ब्रूड चैम्बर जो है ये इसके अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं उसमें मधुमक्खी के आने जाने के का जो छिद्र है वो अलग अलग होता है। दूसरा, इसमें बहुत सारे सांचे फ्रेम्स होते हैं और इनमें खड़ी दिशा में मोम की शीट्स भी लगा देते हैं। तो इस ढांचे को जो है हम कॉम फाउंडेशन कहते हैं। अब इसी कॉम फाउंडेशन को आगे इम्प्रूव करने के लिए इन शीट्स पर अब इन शीट्स पर जो है वो बीज को छोड़ दिया जाता है, वर्कर बीज को। और ये जो बीज हैं ये हेक्सागोनल शेप में सेल्स बनाने लग जाती हैं और इस छत्ते को, इस कॉम फाउंडेशन को अब ऐसी जगह पर रख दिया जाता है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में फूल हो और जल का स्रोत भी हो पास में। ऐसे सुरक्षित स्थान पर इसको रख दिया जाता है और उसके बाद सुपर चैम्बर में क्वीन भी रख देते हैं। ये क्वीन भी यहाँ अंडे देती है और जिनसे कि वर्कर्स निकलते हैं और धीरे धीरे कॉलोनी बनना शुरू हो जाती है। ये जो वर्कर्स हैं ये शहद बनाकर इकट्ठा करने लग जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद कॉम जो है उसकी जो फ्रेम है उसको अलग कर देते हैं, कॉम फ्रेम को, और उसको फिर उसके कॉम फ्रेम पर जो बीज लगी होती हैं उनको ब्रश से हटा देते हैं और फिर इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है इस कॉम को और इससे शहद निकाल लिया जाता है। इस जो आर्टिफिशियल बी हाइव में और भी बहुत सारे अप्लायंसेस काम में लिए जाते हैं। उनमें से सेंट्रीफ्यूज तो मैंने अभी आपको बताया, ब्रश अभी बताया। इसके अलावा बीज को पकड़ने के लिए नेट चाहिए होता है, नेट व्हील होना चाहिए हमारे पास, हाथ में पहनने वाले ग्लव्स होने चाहिए और शरीर को ढकने के लिए एक कोई कवर भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें मधुमक्खी पालन जब आर्टिफिशियली करते हैं तो ये सब हमें अप्लायंसेस चाहिए होते हैं। तो अब इसके बाद में अब हम लेंगे हनी बी प्रोडक्ट्स। हनी बी से हमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं इसकी बात करेंगे। तो सब आप जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ कि हनी बी से शहद तो मिलता ही है, शहद के अलावा इनसे मोम भी प्राप्त होता है। और इन दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत सारे चीज़ों में काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हनी के बारे में। हनी जो है वो मेन जो मुख्य उत्पाद जो है वो शहद ही है मधुमक्खी का। तो ये कैसे शहद बनाते हैं? शहद कोई फूलों पर नहीं होता। ये जो अमेजिंग जो कीड़े हैं, कीट है या ये इंसेक्ट है, ये जो है ये मकरंद को पीकर आते हैं, फूलों का रस पीते हैं और उस रस को अपने मधु थैलों या क्रॉप भी कह सकते हो, एक विशेष प्रकार की थैलेनुमा संरचना इनके अंदर पाई जाती है, उसके भीतर तब तक संग्रहित रखते हैं जब तक कि वे छत्ते पर लौट नहीं जाते। और जैसे ही छत्ते पर पहुंचते हैं तो उसे मुंह से बाहर उगल देते हैं। ये वो उगल देते हैं। लेकिन इसमें जो है वो प्योर शहद नहीं होता, इनका उगलने से इनकी लार भी उसके साथ में होती है। तो ये जो मकरंद है वो सुक्रोस होता है, प्योर जो शुगर है, वो जो टाइप ऑफ शुगर है वो सुक्रोस होती है। और जब वो लार में मिल जाती है तो इस सुक्रोस में रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं और ये सुक्रोस जो है इसका
जल अपघटन हो जाता है और सुक्रोज डेक्सट्रोस एंड लेविलोस में बदल जाती है। और ये जो है बहुत ही डेक्सट्रोस और लेविलोस जो है बहुत ही सिंपलर फॉर्म की शुगर है और ये मनुष्य में शीघ्र ही एसिमिलेट हो जाती है, इसलिए इसको बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक माना गया है शहद को। अब इस डेक्सट्रोस और लेविलोस के फॉर्म में शहद को कोष्ठकों के अंदर इनको भर दिया जाता है और जो भी छत्ते की रखरखाव करती हैं वर्कर बीज, वो इस कोस्ट के दरवाजे पर या आप कह सकते हो इसके जो छिद्र पर खड़ी हो जाती हैं और वहाँ से एयर करंट जो है वो उत्पन्न करती हैं अपने पंखों को हिलाकर तेज़ी से। उससे ये होता है कि शहद में अगर कोई भी जलीय पार्टिकल अगर होता है तो वो भाप बनकर उसको उड़ा देती हैं और इस तरह से जो है इस प्रकार जो हमें जो मकरंद प्राप्त होता है वो मैच्योर हनी बन जाता है और इन्हें जिस कोष्ठकों में भरा जाता है उनके मुंह पर फिर मोम द्वारा इसको बंद कर दिया जाता है इस छिद्र को और आवश्यकता पड़ने पर इसे खोल भी सकती हैं ये। और क्योंकि जो एडल्ट हैं वयस्क जो हैं और लार्वा जो मधुमक्खियां हैं उनका यही मुख्य खाद्य स्रोत होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मधु का रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हनी में जो कितनी परसेंटेज का कौन कौन सा रसायन पाया जाता है। तो ये अभी मैंने बताया जैसे कि शहद जो है एक शुगर प्रोडक्ट है, तो इसका रासायनिक संगठन आप देख रहे हैं इसमें लेविलोस जो है 38% के आसपास, डेक्सट्रोस जो है 21% के आसपास पाया जाता है, माल्टोस और अन्य टाइप की शुगर्स भी 8 to 9% होती हैं। इसके अलावा इनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं 2% और जलीय मात्रा जो होती है वो 17% होती है। और इसके अलावा जो इसमें फेरस, सोडियम और कैल्शियम ये जो हैं ये भी इसके आयन भी इसमें 1% पाए जाते हैं। अब हनी के यूजेस, ये किस काम में आता है हनी? ये तो जो हनी है वो हम सबके द्वारा प्राकृतिक नेचुरल स्वीटनेस के रूप में हम रोटी पर भी लगाकर खा सकते हैं। इसकी मिठाइयाँ बनती हैं, कैंडी बनती है। इसके अलावा ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक मुख्य भोजन का स्रोत है। और इसके अलावा हमने देखा होगा जो जिम वगैरह जाते हैं, जो ज़्यादा व्यायाम करते हैं लोग बाग, वो नींबू और शहद मिलाकर भी पीते हैं, जो कि ये लाभदायक भोज्य है उन लोगों के लिए। और इसके अलावा इसका महत्व जो है शक्तिवर्धक टॉनिक के रूप में भी है, क्योंकि ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इसके अलावा इसका जो मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी, तो आयुर्वेद में ये अनेक औषधियों में मेडिसिन के रूप में भी लिया जाता है। और इसका उपयोग जो है इसके अलावा यूनानी जो दवाइयाँ हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। खांसी की रोकथाम में, सर्दी, बुखार, एनीमिक जो होते हैं वो लेते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए इसको लिया जाता है। और जिनमें माल न्यूट्रिशन के जो शिकार होते हैं वो भी अगर इसको लें तो वो कुपोषण दूर हो जाता है। इसके अलावा जिनमें हृदय रोग हो, अपच की समस्या हो किसी को, या डायबिटीज़ हो, तो वो भी अगर इसे लेते हैं तो उनको बहुत ही उनके लिए लाभवर्धक है। इसके अलावा अब दूसरा जो प्रोडक्ट हम मधुमक्खी का लेंगे वो है बीज वैक्स। बीज वैक्स आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये जो छत्ता बनाती हैं इनके अंदर से ही ये वैक्स निकलता है और ये बहुत ही चमत्कारी ये है इंसेक्ट है ये। और कैसे बनाती है, तो इसके एब्डोमेन में एक वैक्स ग्लैंड पाई जाती है जिससे कि ये वैक्स को स्रावित करती रहती है। और ये वैक्स जो है इनके स्केल्स पर लग जाते हैं, इसके टांगों पे लग जाते हैं, इनके शूकों पर लग जाते हैं। तो ये जब अपनी ग्रूमिंग करती है तो ये उनको अपने मुंह से हटा लेती है और मुंह में लेकर इसको चबाती है। तो चबाने से क्या होता है, ये प्लास्टिक की भांति हो जाता है और फिर कॉम्ब में लगा देती है उसको मुँह से निकाल कर, और कॉम्ब बनाने मतलब ऐसा उसको सॉफ्ट और चूई बना देती है कि जिससे ये कॉम्ब में आराम से जैसे प्लास्टर करते हैं हम घर में, तो इस तरह से ये उस मोम को में लगा देती है। तो ये भी मधुमक्खी पालन में से जो ये मेन प्रोडक्ट है ये भी प्राप्त किया जाता है, मोम। अब मोम के जो और भी उपयोग हैं, तो मोम श्रृंगार प्रसाधन जो होते हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोल्ड क्रीम, शेविंग क्रीम, कैंडल्स इसकी बनती हैं, पॉलिश में इसको यूज़ किया जाता है, कार्बन पेपर में भी के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ये जो मोम है ये सामान्यतः पानी में
अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है, और लेकिन ये ईथर में ये और या अन्य जो कार्बनिक घोल हैं उसमें ये सॉल्युबल होता है। तो मोम की जो अधिकांश मात्रा है वो जिस बीज से प्राप्त होती है उसका नाम है एपिस डोर्सेटा। ये सबसे अधिक मात्रा में मोम बनाती है, और इस प्रकार का जो मोम है ये, इससे जो मोम बनता है वो एक्सपोर्ट भी होता है। इसके अलावा अब तीसरा जो इसका योगदान है, मधुमक्खी का जो तीसरा जो उपयोगी पॉइंट है वो है कृषि में योगदान। तो मधुमक्खियाँ जो हैं वो कृषि के लिए भी पॉलिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, पॉलिनेशन का। और जहाँ मधुमक्खी की संख्या अधिक होती है, जिस खेत में या जिस जंगल में या जहाँ पर भी, तो वहाँ पर नए नए फलों की खेती अधिक होती है। और केवल मधुमक्खी ही ऐसे पोलन इंसेक्ट्स हैं जो कि मनुष्य द्वारा नियंत्रित हो सकती हैं, और इसीलिए कृषि में इनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और मधुमक्खी जो है कुछ ऑर्चिड्स के लिए भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई हैं। अतः इनकी जो उपस्थिति है वो अत्यंत जो है वो आवश्यक मानी गई है नेचर में। तो बस आज इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।